अगर आपकी सोशल मीडिया में प्रोफाइल देख ली जाए तो वीरभद्र सिंह जो कि कांग्रेस जिनका कहा जाता है कि उनका नाम कांग्रेस से बड़ा होता था, उनकी आपने डिस्प्ले पिक लगाई है। लेकिन आप इस सरकार में, जो कांग्रेस की सरकार है, उसमें लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। एज ए एडवोकेट हमें फैक्ट्स के ऊपर ही बोलना चाहिए। तो वो किसी को बुरा लग सकता है, किसी को अच्छा लग सकता है। कोई भी सरकार फैसला लेती है, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार, आपका जो है फटाफट वीडियो आ जाता है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, आप जो है वो बैठ जाते हैं और सरकार के खिलाफ बोलते हैं। आप पॉलिटिकली जो है, ये तो काम बीजेपी का है, विपक्ष का है, जो विनय शर्मा इस समय बैठ के कर रहे हैं अपने अकाउंट पर। तो आपके अंदर इतना गुस्सा क्यों है सरकार को लेकर के? और मैं ही इकलौता एडवोकेट हूं जिसने, जो एडवोकेट जनरल ऑफिस में जो रिक्रूटमेंट हुई, जो एजी वगैरह लगाए गए, एक मैं ही था जिसने अप्लाई नहीं किया। मैंने अप्लाई नहीं किया कि मुझे नहीं चाहिए इनकी जॉब, क्योंकि मुझे पता था कि अगर आप जॉब ले लेते हैं तो आपको अपनी जबान बंद रखनी पड़ती है। एक तो कह सकते हैं कि कोई उसमें कहता है कि आप सरकार के खिलाफ कुछ ज्यादा ही जहर उगल रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग बकवास नहीं सुनना चाहते, फ्लैटरी नहीं सुनना चाहते, सरकार की खुशामदीद नहीं सुनना चाहते। अब देखिए ना, जो आउटसोर्स एम्प्लॉई हैं उनसे जूते पॉलिश करवाए जाते हैं ऑफिसरों द्वारा, उनसे मालिशें करवाई जाती हैं, कपड़े धुलवाए जाते हैं, पोछे लगवाए जाते हैं, घर के काम करवाए जाते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि विनय शर्मा जो भड़का रहे हैं युवाओं को, कि युवाओं को आप कह रहे हैं वीडियो बनाकर कि थोड़ी शर्म करो, अभी भी चुप बैठे। इस सरकार में कोई भी मंत्री जो है, किसी भी मंत्री को ले लीजिए, कोई कितना भी बड़ा वो अपने आप को मानता हो, उसके काम नहीं होते। बाकी जो सारे लोग हैं एक तरह से पपेट हैं। रोजगार देने का वायदा किया था, वो भी पूरा नहीं हो सकता। नहीं हुआ। 5 लाख युवाओं को नहीं हुआ। देखिए अभी होगा कैसे जब पैसे ही नहीं। हाँ जी। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मोहित डायरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के सीनियर एडवोकेट विनय शर्मा, जिन्हें सोशल मीडिया का धुरंधर भी कहा जाता है। आइए इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका द समर न्यूज हिमाचल में। धन्यवाद मोहित भाई। आप सीनियर एडवोकेट हैं और सोशल मीडिया पे आप धाड़ते बहुत हैं। आप जो है डिप्टी एडवोकेट जनरल भी रहे हैं पूर्व वीरभद्र सरकार के समय में। और अगर आपकी सोशल मीडिया में प्रोफाइल देख ली जाए तो वीरभद्र सिंह जो कि कांग्रेस, जिनका कहा जाता है कि उनका नाम कांग्रेस से बड़ा होता था, उनकी आपने डिस्प्ले पिक लगाई है। लेकिन आप इस सरकार में, जो कांग्रेस की सरकार है, उसमें लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। ये आपने शुरू कब किया? आपके मन में कैसा आया कि मैं पॉलिटिकली जो है वो अब कोई भी डिसीजन हो उस पर अपना वक्तव्य दूं, उस पर पूरा एक सरकार के खिलाफ जो है वो मैं खुलकर बोलूं? ये कैसे माइंड में आया आपके? सोशल मीडिया में मोहित भाई सीधी सी बात है कि अगर आप झूठ बोलते हैं, फ्लैटरी करते हैं, तो लोग आपको नहीं सुनते। आपको फैक्ट्स के ऊपर बोलना पड़ता है। और एज ए एडवोकेट हमें फैक्ट्स के ऊपर ही बोलना चाहिए। तो वो किसी को बुरा लग सकता है, किसी को अच्छा लग सकता है। तो उसी हिसाब से मैं सोशल मीडिया पर बोलता हूँ। चलो, फैक्ट्स की आपने बात कर ली। यहाँ पर सरकार को 2.5 साल से ज्यादा हो गया, जिसके लिए आप ज्यादातर बोलते हो। कोई भी सरकार फैसला लेती है, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार, आपका जो है फटाफट वीडियो आ जाता है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, आप जो है वो बैठ जाते हैं और सरकार के खिलाफ बोलते हैं। क्या काम आपको ऐसे लगते हैं कि जिस पर बोलने की जरूरत है? एनालाइज आप करते रहते हैं, कौन कौन से अगर काम है आपको लगता है कि वो सही भी हैं या गलत भी हैं सरकार की? देखिए, सबसे पहले तो जो सरकार बनी थी, तो सरकार ने वायदा किया था कि 5 लाख जॉब्स जो हैं वो यूथ को देंगे। और मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा था कि 58 साल यानी 58 ईयर्स की जॉब जो है, परमानेंट जॉब जो है वो देंगे। क्योंकि पिछली बार जो आउटसोर्स पर रखे गए युवा थे वो इससे बड़े नाराज थे। उनको अपने साथ मिलाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया और हर साल 1 लाख नौकरियां देने का वायदा किया। लेकिन जब 2.5 साल निकल गए, एक भी जॉब अभी तक उन्होंने नहीं निकाली। एक पुलिस भर्ती हुई, पुलिस भर्ती में उन्होंने, आप देख लीजिए कि किस तरह से धांधलियों की बात आई। मैंने हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन भी डाल रखी है उसके खिलाफ कि जो पेपर बिके, पेपर बिकने पर 2 लोगों को पकड़ा भी गया कांगड़ा पुलिस द्वारा।
और ये बात फैक्ट है कि उन्होंने वो पेपर जो थे 4-4 लाख रुपए में बेचे हैं, और ऑन रिकॉर्ड है, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें आया है, और उन लोगों को रिमांड पे लिया था पुलिस ने। तो नहीं, आपने कह दिया चलो पहले तो रोजगार नहीं दिया, लेकिन आप पॉलिटिकली जो है, ये तो काम बीजेपी का है, विपक्ष का है, जो विनय शर्मा इस समय बैठ के कर रहे हैं अपने अकाउंट पर। तो आपके अंदर इतना गुस्सा क्यों है सरकार को लेकर के? लोग तो ये भी कहते हैं कि विनय शर्मा जो है वो कहीं डिप्टी एडवोकेट जनरल जो है, उनको बनाया नहीं गया, या एडवोकेट जनरल के लिए आगे नहीं, इसलिए गुस्सा है सरकार के खिलाफ, और तभी जो है दहाड़ते हैं अपने फेसबुक अकाउंट पर आप। मोहित भाई, मैं ही पूरे हिमाचल कांग्रेस का एक एडवोकेट हूं जिसने 5 साल लगातार विपक्ष की भूमिका निभाई जब जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, और मैं ही इकलौता एडवोकेट हूं जिसने, जो एडवोकेट जनरल ऑफिस में जो रिक्रूटमेंट हुई, जो एजी वगैरह लगाए गए, एक मैं ही था जिसने अप्लाई नहीं किया। मैंने अप्लाई नहीं किया कि मुझे नहीं चाहिए इनकी जॉब, क्योंकि मुझे पता था कि अगर आप जॉब ले लेते हैं तो आपको अपनी जबान बंद रखनी पड़ती है। और लेकिन इतना ज्यादा गुस्सा सरकार के लिए, हर एक फैसले के लिए इतना गुस्सा विनय शर्मा के मन में, और जब विनय शर्मा आते हैं तो उसके बाद आपके पास तो बहुत फॉलोअर्स भी बहुत हैं, तो एक तरह कह सकते हैं कि कोई उसमें कहता है कि आप सरकार के खिलाफ कुछ ज्यादा ही जहर उगल रहे हैं। फॉलोअर इसलिए हैं कि लोग सच सुनना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर लोग बकवास नहीं सुनना चाहते, फ्लैटरी नहीं सुनना चाहते, सरकार की खुशामदे नहीं सुनना चाहते। आज लोग देखते हैं कि जो मीडिया है वो सच नहीं दिखाता, तो कोई तो चाहिए जो सच बोले, और लोग मीडिया सच नहीं दिखाता, या फिर नेता अब झूठ बोलना सीख गए हैं हर बात पर? आप इसको दोनों तरीके से ले लीजिए। आजकल मोरालिटी रही कहाँ है? मोरालिटी तो आजकल कलयुग है, इसमें तो बिल्कुल ही खत्म है, और हिमाचल में धीरे धीरे खत्म होती जा रही। पहले थी, मतलब हमने दोनों सरकार देखी है, राजा साहब की सरकारें देखी हैं, शांता जी की सरकारें देखी हैं, उस टाइम मोरालिटी होती थी। वीरभद्र सिंह के काफी क्लोज रहे हैं आप, तभी आपने अपनी जो डिस्प्ले जो पिक रहती है पिक्चर, उसमें अपनी और वीरभद्र सिंह की फोटो लगाई है। मैं शिमला पहुंचा ही राजा वीरभद्र सिंह की वजह से था। मैं पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट धर्मशाला में प्रैक्टिस करता था। राजा साहब का जब से आशीर्वाद हुआ तब से मुझे खुद ही लगता है कि मैंने काफी इम्प्रूव किया है, और राजा साहब के आशीर्वाद से, क्योंकि राजा साहब जो थे, जिनकी राजा साहब की जो नीतियां थी, मैं तो उनके ऊपर चलता हूं, और इसीलिए आपने बोला कि सरकार से भिड़ जाता हूं, जो लगता है कि ये सरकार जो गलत कर रही है। अच्छा, क्या गलत कर रही है? आपने कहा चलो एक तो रोजगार, जो 5 लाख लोगों को 5 साल में युवाओं को रोजगार देना था, आपने कहा वो नहीं दिया, और क्या क्या मसले हैं? महिलाओं से वायदा किया था कि 1500 रुपए देंगे, और ठोक बजाकर कहा था, ठक्का ठक वर्ड का इन्होंने प्रयोग किया था। लेकिन जैसे ही सरकार बनी उसके 1-1.5 साल तक तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन जैसे ही जो फरवरी में प्रकरण हुआ हर्ष महाजन जी का, और 9 लोगों ने जब क्रॉस वोट किया, उसके बाद सरकार जीती, तो सरकार ने जो फॉर्म भरवाने शुरू किए उसमें कंडीशनें लगानी शुरू कर दी कि इस महिला को मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। आप सुंदर सिंह ठाकुर जी की एक पुरानी वीडियो है, कई बार वायरल हो जाती है, जो कुल्लू के एमएलए हैं, हाँ जी, कांग्रेस के, हाँ जी, उसमें वो साफ कह रहे हैं कि एक घर में महिला है तो 1500, 2 हैं तो 3000, 3 है तो 4500, और 4 हैं तो 6000 रुपया मिलेगा। यानी हर महिला के लिए जब वायदा किया और हर महिला ने बढ़ चढ़कर वोट किया, तो फिर उसके बाद आप डिच कैसे कर सकते हैं? अगर आप गलत थे तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए था कि हमने गलत किया है। तो अब वही बात मैं बोलता हूं कि सरकार ने ये गलत किया है कि महिलाओं के साथ धोखा किया है, तो इसमें बुरी बात क्या है? अच्छा, और भी तो गारंटियां थी, 10 गारंटियां दी थी सरकार ने, तो विनय शर्मा क्या देखते हैं कि कितनी गारंटियां पूरी? कुछ तो सरकार ने भी गारंटियां पूरी की ही होंगी। सरकार ने एक ओपीएस की गारंटी जो है वो जो एम्प्लॉयज थे उनके साथ की थी, वो उन्होंने पूरी करने की कोशिश की, लेकिन उसके बारे में भी अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है, कोई भी स्पष्ट नीति जो सरकार की है वो नहीं है। अभी कुछ ही लोगों को रिटायरमेंट होनी है, तो उन लोगों को पैसा मिला या नहीं मिला, पब्लिक डोमेन में इस बारे में कुछ भी नहीं है। अब जो एम्प्लॉयज यूनियन है वो भी सवाल करने लग पड़ी हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नई पेंशन योजना शुरू की है, उसके ऊपर भी बात हो रही है कि इसको अडॉप्ट करें या इसको अडॉप्ट करें, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने
कई तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं, वो इसलिए लगा रखी हैं कि उन्होंने ओपीएस दे रखी है। तो बाकी जो काम है, गारंटियां आपको लगता है पूरी हो जाएंगी? क्योंकि आप तो बकायदा नजर बना के रखते हैं हर एक फैसले पे सरकार जो फाइनेंशियल क्रंच में है, ये सारी दुनिया को पता है। उस पर भी आपने एक वीडियो बनाया था फाइनेंशियल। हाँ जी, क्योंकि इस वक्त अब पहले क्या था कि सरकार को हर महीने, जो पुरानी सरकारें होती थी, हर महीने उनको 1,000 करोड़ रुपया लोन का मिल जाता था। ठीक है। लेकिन अब जाके ये पहले 8,000 करोड़ पहुंचा साल का, उसके बाद अब शायद ये 6 करोड़ के करीब है, यानी 500 करोड़ रुपया एक तरह से हो गया है। तो सरकारें चलाना जो है बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि सरकारें जो है वो इनकम जनरेट नहीं कर रही। जब आप खुद की इनकम जनरेट नहीं करेंगे तो फिर आपको सेंटर की तरफ देखना पड़ेगा या लोन लेना पड़ेगा। 1,00,000 करोड़ से ऊपर का लोन जो है इस वक्त स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। तो ऐसे में फिर जो युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था वो भी पूरा नहीं हो सकता? नहीं हुआ। 5 लाख युवाओं को नहीं हुआ। देखिए अभी 5 कैसे, जब पैसे ही नहीं है? हाँ जी, उसके लिए पैसे भी तो चाहिए पहले से। बिल्कुल। मुकेश अग्निहोत्री जी ने वायदा किया था कि जो आउटसोर्स एम्प्लॉय हैं, इनकी जो संख्या है कम से कम 50,000 के करीब है। तो अब तो ये लोग 5-5 हजार रुपए पे काम कर रहे हैं। कल फैसला आ गया, ट्रेनिंग पर रखे जाएंगे अब जॉब। बिल्कुल। अब मैंने उसको कैसे देखते हैं अब जो अभी फैसला आया है नौकरियों में देने का, कि ना कॉन्ट्रैक्ट पे होगी ना जो भर्ती है जो अभी होगी, उसको कैसे देखते हैं आप? मैंने पहले भी कहा कि पहले जो आउटसोर्स एम्प्लॉय हैं उनका शोषण होता रहा, उनको एक तरह से इन्होंने गुलाम बनाकर रखा, और अब तो उससे भी आगे बढ़ गया है कि अब देखिए ना, जो आउटसोर्स एम्प्लॉय हैं उनसे जूते पॉलिश करवाए जाते हैं ऑफिसरों द्वारा, उनसे मालिशें करवाई जाती हैं, कपड़े धुलवाए जाते हैं, पोछे लगवाए जाते हैं, घर के काम करवाए जाते हैं। लेकिन अब जो ट्रेनी अगर आएंगे, लेकिन ऐसी बातें बाहर तो आई नहीं कभी भी। क्यों नहीं आई? कई जगह हुआ है कि जो ऑफिसर हैं उनके बारे में खबर आई कि वो इस तरह के काम करवा रहे हैं। लेकिन अब जो आया है, अब जो नया ट्रेनी भर्ती आई है, इसमें पहले आप बड़ी मुश्किल से, जो बच्चे हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं, लाइब्रेरीज में जाते हैं, स्कूलों में उन्होंने अच्छी पढ़ाई की है, कॉलेजेस में अच्छी पढ़ाई की है। जब जॉब का टाइम आया, एक तो आपने देखा कि 2.5 साल में कोई जॉब नहीं निकाली, अब जब जॉब आने के चांस लग रहे हैं, अभी पता नहीं है कि आएंगी, लेकिन अगर आती हैं तो उनको ये पहले टेस्ट देंगे, उसके बाद ये उनको ट्रेनी रखेंगे, ट्रेनी रखने के बाद दोबारा टेस्ट देंगे। अब देखिए कि कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसमें दोबारा से आपको टेस्ट देना पड़ेगा। यानी आप सिलेक्शन के बाद 2 साल के बाद आप जो ऑफिसर हैं या फिर पॉलिटिशियन हैं उनके तलबे चाटेंगे। जो लोग तो तलबे चाट लेंगे उनको तो ये कंफर्म करेंगे, और जो नहीं चाट पाएंगे, कई खुददार लोग होते हैं, उन लोगों का क्या होगा? फिर इसमें ये भी कहा जा रहा है कि विनय शर्मा जो भड़का रहे हैं युवाओं को, कि युवाओं को आप कह रहे हैं वीडियो बनाकर कि थोड़ी शर्म करो, अभी भी चुप बैठे हो। बिल्कुल। मैंने कहा कि तुम्हारी पहले तो जॉब खा ली इन्होंने, उसके बाद तुम लोगों को आउटसोर्स पे रखा, अब तुम्हें ट्रेनी लाके पटक रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब जिसको 58 साल मुकेश अग्निहोत्री जी कहते थे, वो वाली जॉब्स जो हैं उसमें ये फंडा आ गया है। मुकेश अग्निहोत्री जो है उनका वीडियो वायरल हुआ, आप बोल रहे हैं उनका वीडियो वायरल हुआ, लेकिन आप ये भी कह रहे थे कि मुकेश अग्निहोत्री जो है वो भी मजबूर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है हिमाचल प्रदेश के, वो भी मजबूर हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, इस सरकार में कोई भी मंत्री जो है, किसी भी मंत्री को ले लीजिए, कितना भी बड़ा वो अपने आप को मानता हो, उसके काम नहीं हो रहे, किसी की सुनी नहीं जा रही। जो सब कुछ है वो माननीय मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। यानी जो डीसी होते थे, डीसीज के पास इतनी पावर होती थी कि वो कोई आपदा आ जाए तो लोगों को ग्रांट बांट सकते थे, लेकिन अब उसकी सीलिंग कर दी है। 10,000 से ऊपर जो है डीसी के पास पावर ही नहीं है। डीसी को 10,000 के ऊपर अगर किसी की सहायता करनी है, हेल्प करनी है, तो उसको फाइल जो है ऊपर पहुंचानी पड़ती है। ऊपर कहां? ऊपर सीएम के पास जाएगी। अच्छा। सीएम से अप्रूवल होने के बाद वो वापस जाएगी, तो डीसी सोचता है इतना कौन जब करे। तो जानकारी कहां से जुटाते हैं आप इस तरह की? डीसी जो है, मेरे कई जानने वाले हैं, मेरे कई मित्र हैं, मैं सरकार में रहा हूं, तो मेरे कई ऑफिसर जो हैं उनके साथ अच्छे लिंक हैं, तो वो बताते हैं। आप ये तो ओपन है, सरकार ने खुद, मीडिया में भी आया कि 10,000 से ऊपर जो डीसी है उसको अगर किसी को ग्रांट देनी है तो ऊपर से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये तो नोटिफिकेशन है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है।
या मैं कोई अपनी तरफ मतलब से बोल सबके रहा हूं। हाथ बांध दिया आप कह रहे हैं सरकार। बिल्कुल बांध दिए। मतलब एक डीसी जो है जिसके पास इतनी पावर हुआ करती थी, जो जिले का बॉस होता है, उसके हाथ अगर बांध दिए हैं तो बाकी बातें तो छोड़िए, जो ठेकेदार हैं। आप मोहित जी विश्वास करेंगे कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में एक ठेकेदार, उसकी 5 लाख की पेमेंट फंसी हुई थी। उसने फर्नीचर सप्लाई किया हुआ था बीडीओ ऑफिस में। जब बड़े रिमाइंडर दिए, उसने नहीं उसको पैसे दिए, तो वो अपने बंदे लेकर आया और बीडीओ ऑफिस से सारा फर्नीचर उठा के ले गया। ये सरकार की हालत है। यानी इसको बोलते हैं भूख नंग, जो पहाड़ी शब्द है भूख नंग, इसी को कहते हैं कि आपके पांडे टिंडे उठा के ले गया कोई। लेकिन सरकार में तो सब है ना, सरकार में तो मुख्यमंत्री है, तो मंत्री भी हैं, अफसर भी हैं, तो टारगेट पे कौन है? विनय शर्मा की अगर बात की जाए, आप क्या बोलते हैं, टारगेट पे कौन रहता है आपके हमेशा? सरकार में तो सरकार तो सारे चलाते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी है। नहीं, सरकार सिर्फ मुख्यमंत्री चला रहे हैं, बाकी जो सारे लोग हैं एक तरह से पपेट है। कोई भी मंत्री जो है खुलकर काम नहीं कर सकता। किसी की भी फाइल आप देखिए, मुकेश अग्निहोत्री जी ने अपने ही डिपार्टमेंट में जो वाइस चेयरमैन एचआरटीसी लगे, किसी और का नाम उन्होंने फाइनल कर रखा था, और उनका नाम जो था, वो फाइल जो थी वो ऊपर पहुंची हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री को जैसे ही पता लगा कि ये बंदा कौन है, उसका नाम काटा गया और दूसरे व्यक्ति जो है कांगड़ा से, उनको रखा गया। तो यानी मुख्यमंत्री जो डिप्टी सीएम है, वो अपने ही डिपार्टमेंट के किसी ओहदे पर किसी को नहीं रखवा सकते, तो फिर उनकी कितनी चल रही है। ये तो मतलब सबसे पावरफुल दूसरे नंबर के हैं, बाकी लोगों की बात छोड़िए आप। लेकिन हमारी बात होती है तो मंत्री तो मानने को तैयार ही नहीं है कि उनके काम नहीं हो रहे हैं। कह रहे सबके काम बढ़िया तरीके से हो रहे हैं। विधायक भी बोलते हैं हमारे काम भी, कांग्रेस के विधायक हमारे काम भी हो रहे हैं। 9 लोग छोड़ के क्यों गए? 9 लोग जो छोड़ कर गए, मेरे कई मित्र हैं उनमें से। मैंने होशियार सिंह जी जो देरा से एमएलए थे, उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि वहां पे कोई लोकल लीडर है, वो इंटरफेरेंस कर रहा था और होशियार सिंह जी के काम नहीं हो रहे थे। होशियार सिंह जी ने बोला अगर काम ही नहीं हो रहे होंगे तो सरकार के साथ जुड़ के फायदा क्या है? लोग तो फिर अगली बार हटा देंगे। देवेंद्र भुट्टो जो कुटलैड से एमएलए है, मेरे क्लाइंट है, उन्होंने एक बार मेरे को फाइल देनी थी कोई। उन्होंने बोला विनय भाई सुबह मैं आया और मैं फाइल दे गया। वो सुबह नहीं आए। उसके बाद उन्होंने बोला मैं दोपहर को आया, दोपहर को नहीं आए। उन्होंने बोला रात को आऊंगा, रात को नहीं आए। अगले दिन उन्होंने बोला सुबह आया, सुबह नहीं आए। फिर वो दोपहर को मिले। मैंने बोला क्या बात है, आप इतने कहाँ बिजी हैं? बोले यार मैं सीएम के पीछे भाग रहा हूं और सीएम मुझे टाइम नहीं दे रहे। ये हाल एमएलए का था जो उनके अपने हैं, जो कांग्रेस पार्टी, देवेंद्र भुट्टो उस वक्त कांग्रेस के एमएलए थे। होशियार सिंह जो थे वो आउटसाइड सपोर्ट कर रहे थे। आशीष शर्मा ने मुझे बात बताई कि सीएम साहब को जब लगा कि इसकी जो वो फरवरी में जो कांड हुआ, उसके बाद बोला मैंने वहां पे रैली करवाई हमीरपुर में, 10,000 लोगों को बोला मैंने इकट्ठा किया। सीएम साहब ने आकर बोला आशीष मैं तेरे काम करूं, तेरे 70% काम करूंगा। आशीष शर्मा बोल रहे कि मैं तो यार पब्लिकली आप बोल सकते हैं कि मैं 100% काम करूंगा, क्योंकि वो बाहर से सपोर्ट कर रहे थे। सीएम साहब से इतना भी नहीं हुआ कटसी कि मैं ये कह सकूं कि मैं 100% काम करूंगा। उन्होंने पब्लिकली बोला मैं 70% काम करूंगा, वो भी तब जब सरकार गिरने की कगार पर थी। मैं देख रहा हूं कि आप मुख्यमंत्री के लिए काफी नाराजगी है आपके जहन में। मेरे दिल में क्यों नाराजगी होनी? मैंने कुछ लेना नहीं, कुछ मैंने देना नहीं। मैं तो लोगों के लिए बोलता हूं कि हिमाचल के लिए अगर हमें कुछ मिला है हिमाचल से, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हिमाचल को वापस करें। तो हम वापस जिस तरीके से भी हो लगता है उस तरीके से कर रहा हूं। सरकार के लिए आप बोलते हैं, लेकिन कुछ मंत्री काम भी कर रहे हैं। ऐसे आपको लगता है कोई मंत्री काम भी करने वाले हैं इस सरकार में? देखिए काम तो हर एक करना चाहता है, क्योंकि हर एक को लगता है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट जो है वो दे सकूं। मुकेश अग्निहोत्री भी अपनी तरफ से काम करते हैं, विक्रमादित्य काम करते हैं, हर्ष वर्धन जी काम करते हैं, और भी जितने मिनिस्टर हैं सब अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। लेकिन चक्कर ये है ना कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। जब आप किसी के हाथ ही बांध दोगे तो वो क्या काम करेगा? बीजेपी इतना हल्ला नहीं डालती ज्यादातर मुद्दों को लेकर के, और बड़ा एक साइलेंटली मुद्दे कई निकल भी जाते हैं। विनय शर्मा जो है हर
कह सकते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो बना देते हैं सरकार के लिए, सरकार के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हर फैसला जो सरकार कर रही है वो गलत है? 99% जो है गलत कर रहे हैं कोई, क्योंकि जिसके पास पैसा ही नहीं है। कौन कौन से ऐसे फैसले लगते हैं आपको कि जो आपको लगता है कि बहुत एक ब्लंडर होगा या फिर मेजर मिस्टेक हुई होगी सरकार से, या फिर ऐसे फैसले नहीं होने चाहिए थे, या पैसे लेकर वापस, आप कह रहे थे कि पैसे ले लेते हैं फिर वापस लेने पड़ते हैं? अब देखिए, छोटा सा एग्जांपल लीजिए आप, समोसा कांड हुआ। समोसे कितने थे? 40 समोसे थे। उसके ऊपर उसकी सीआईडी की जांच बिठा दी। ऐसे ब्लंडर कौन करता है? आपने कभी इस तरह का, आपको भी इतने साल हो गए मीडिया में, क्या आपने कभी सुना कि किसी समोसे कितने कौन खा गया इसके ऊपर जांच बिठा दी, वो भी सीएम साहब के डायरेक्शन पर? इस तरह के ब्लंडर कौन कर सकता है? फिर मुर्गे की बात आई थी, जंगली मुर्गे की बात आ गई, उसके ऊपर जांच बिठा दी। कुछ पत्रकारों पे एफआईआर कर दी कि आप लोगों ने ये खबर क्यों लगाई। इस तरह के ब्लंडर जो हैं, ये सबसे छोटी चीजें हैं। मतलब कोई इसको आप ये नहीं कह सकते कि मेजर पॉलिसी डिसीजन है। ये नॉर्मल जो हैं वो हैं, उसमें भी अगर इस तरह के ब्लंडर किए जा रहे हैं तो फिर आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि कोई बड़ा फैसला सरकार ले सकने के काबिल है। कुछ अच्छा फैसला सरकार को आप जो मानते हैं कि कुछ तो अच्छा किया होगा, एक फैसला तो होगा? एक फैसला, बस एक फैसला जो सरकार ने सबसे बढ़िया किया था वो था सुखाश्रय जो योजना चलाई थी, जिसमें जो ऑर्फन बच्चे थे उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4-4 या 5-5 हजार रुपया उनको स्टाइपेंड लगा रखा है। वो बच्चे जिनको कोई देखने वाला नहीं होता था, जिनकी सुनने वाला नहीं होता था, आज उनको पॉकेट मनी मिल रही है, आज उनको अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है। और माननीय मुख्यमंत्री ने, मैंने सुना था कि 50 लाख के करीब अपनी जेब से माननीय मुख्यमंत्री ने पे किया उस सुखाश्रय योजना में। उनके पास जितनी भी मतलब उनकी सेविंग थी, उन्होंने सारी की सारी उस टाइम पे वो सुखाश्रय योजना में दी। ये उनका बहुत बढ़िया फैसला था और इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। चलिए, एक फैसला है आपकी किताब में कि बिल्कुल है। जयराम ठाकुर की बड़ी तारीफ की आपने अभी, जब मंडी में ये आपदा आई, प्राकृतिक आपदा, तो आपने कहा बड़ा अच्छा काम किया है। और सरकार की उसमें भी आपने फजीहत की कि कोई आते हैं नेता, फोटो वीडियो बना के चले जाते हैं। तो कहाँ आपको लगा अच्छा काम, और सरकार को क्या करना चाहिए था इस मामले में? खास तौर पर जो आपदा आई है उसमें आपको क्या लगता है, सरकार का रोल ठीक रहा या फिर कुछ और करने की भी जरूरत हो सकती थी या गुंजाइश थी? मोहित जी, सारे प्रदेश की नहीं, पूरे देश की निगाहें जो थी मंडी पर थी कि मंडी में क्या हुआ। इतनी बड़ी आपदा आई, सदी की सबसे बड़ी आपदा आई, लोगों के घर चले गए, लोगों के जानें चली गई, लोगों का कारोबार खत्म हो गया, बाग बगीचे सब पानी में बह गए। उसके बाद वहां रीबिल्डिंग की जरूरत थी। आपने देखा कि जयराम ठाकुर वही पूरे एपिसोड में जननायक बनकर उभरे। कई लोगों ने कहा कि उनका अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी थी इसलिए उन्होंने ऐसा किया। आप सोच सकते हैं कि 60+ हैं जयराम ठाकुर, हर रोज 40 किलोमीटर वो चल रहे थे, गांव गांव पहुंच रहे थे। कोई ऐसा गांव उन्होंने नहीं छोड़ा जहां वो नहीं पहुंचे, और वो भी तब जब रोड नहीं थे। चट्टाने क्रॉस की उन्होंने, उफनती नदियां नाले क्रॉस किए उन्होंने, उनके पांव में छाले पड़ गए थे। और ये भी जो वहां के कई मेरे मित्र हैं उन्होंने बताया कि उनके पांव में छाले पड़ गए थे, उसके बावजूद वो हर रोज 40 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे थे। और जब कोई इतने बड़े स्तर का नेता लोगों के बीच पहुंचता है तो जो लोगों के दुख दर्द होते हैं उस पर मलहम तो लगती है। अब आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री पहली बार गए, हेलीपैड पे उतरे, वहीं से लोगों को कुछ राहत दी और वापस आ गए। उसके बाद दोबारा गए, एक रात रुके, वापस आ गए। जबकि मुख्यमंत्री के पास इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इस बार। माननीय मुख्यमंत्री सारे काम छोड़ के 10 या 12 दिन, जिस तरह जयराम ठाकुर वहां लोगों के बीच रहे, माननीय मुख्यमंत्री एक एक गांव में जाते, एक एक व्यक्ति के साथ मिलते, लोगों को मैसेज आता, पूरे प्रदेश में मैसेज आता, पूरे देश में मैसेज आता कि पूरे प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो लोगों के दुख दर्द जानने के लिए घर घर पहुंच रहा है। कितना मतलब जितने भी पाप किए थे सारे धुल जाते, लेकिन यहां भी वही ब्लंडर किया
माननीय मुख्यमंत्री गए और वापिस आ गए। अब मुझे नहीं पता कौन उनके सलाहकार ऐसे हैं जो उनको ऐसी सलाहें देते हैं कि आप बाकी काम करो। जब प्रदेश की सारी निगाहें मंडी पर हैं तो आप मंडी में रहिए। आप सेंटर से बाहर निकल गए। अभी आप जब हम पॉडकास्ट के लिए बैठे तो आप फ्रेम जो थे उसको सेट कर रहे थे। क्यों? ताकि आप फोकस में आए। ये माननीय मुख्यमंत्री के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो फोकस में आते। माननीय मुख्यमंत्री ने वो गवा दिया मौका और जयराम जी ठाकुर जी ने वो हाथों हाथ लपका और आज वो पूरे जननायक के तौर पर उभरे हैं। तो इसमें पूरे प्रदेश ने देखा, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं, कई लोगों ने, बहुत से लोगों ने, पूरे मीडिया ने कवर किया कि जयराम ठाकुर किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे जो है वो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। ठीक है, लेकिन कंगना रनौत पे भी आपने कुछ कहा था। जो कंगना रनौत की स्टेटमेंट्स आई उसके बाद आपकी स्टेटमेंट्स भी आ गई उस पर। तो क्या लगता है आपको कि गलत बोला था कंगना ने भी आकर के मंडी में, या अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं करी जो कि एक एमपी को करनी चाहिए थी? कंगना जो है आपने भी देखा कि वो कंट्रोवर्शियल फिगर है, उसको कंट्रोवर्सी में ही रहना आता है। कोई अपनी काबिलियत से वो एमपी नहीं बनी और लोगों ने पता नहीं किस वजह से उसको वोट दे दिया, ठीक है। लेकिन कंगना की एक बात की आप सबको तारीफ करनी चाहिए, पूरे प्रदेश को तारीफ करनी चाहिए, वो ये कि उसने साफ कहा कि भाई मेरे पास कोई फंड नहीं है जो मैं दे सकती हूं। क्योंकि आपको पता है जो एमपी फंड है वो थ्रू डीसी आता है, वो थ्रू डीसी आता है और डीसी को वो प्रायोरिटी बताती हैं कि इस जगह ये करना है। जो 5 करोड़ रुपया उनको मिलता है तो वो डीसी के थ्रू आता है, वो अपने आप वो नहीं बांट सकती वो। तो उसने अपनी बात साफ कही, साफ गोही से कही, कोई झूठे वायदे नहीं किए। माननीय मुख्यमंत्री गए, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सबको 5-5 हजार रुपए किराए के तौर पे दूंगा। एक द्वारा गए तो एक महिला उसके साथ बड़े इमोशनल हो गए, कहा कि 7 लाख रुपया तुम्हें मैं घर बनाने के लिए दूंगा। लेकिन आज तक किसी को फूटी कौड़ी नहीं मिली। कंगना ने यही बात तो कही, कंगना ने भी फूटी कौड़ी नहीं दी, मुख्यमंत्री ने भी फूटी कौड़ी नहीं दी। लेकिन मुख्यमंत्री वाहवाही लूट कर आ गए क्योंकि उन्होंने झूठी घोषणा कर दी। कंगना भी चाहती तो घोषणा कर सकती थी, उसने नहीं की क्योंकि वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक एक्टर है, तो उसने झूठ नहीं बोला। डीसी का बार बार जिक्र कर रहे हैं। एक वीडियो और आपने बनाया था जिसमें आपने कांगड़ा की जो डीसी थी उस दिनों, तो क्या वीडियो था वो, क्या कहना चाह रहे थे, क्या संदेश था उसमें? आप डीसी को कहा था कि वो क्रिकेट मैच के लिए जो आपने जिम्मेदार ठहराया था कि वो चाहते तो बंद हो सकता था वो मैच इस परिस्थिति। मैंने वो अनुराग ठाकुर को बेसिकली कहा था। अनुराग ठाकुर उस वक्त बीसीसीआई के अध्यक्ष थे और 15 दिन मैच से 15 दिन पहले पठानकोट में अटैक हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें एयरफोर्स के कुछ लोग मारे गए थे। उनमें से 2 हमारे कांगड़ा के आसपास से थे, एक कांगड़ा के शाहपुर से थे और दूसरे चंबा और कांगड़ा की बाउंड्री पे है, वहां से थे। मैंने कहा कि जब घर में मातम पड़ा हुआ है और जो जख्म है पूरे हिमाचल को ही नहीं पूरे देश को जो है पाकिस्तान की तरफ से दिए गए हैं, ऐसे में पाकिस्तान के साथ आप मैच खेलोगे तो पाकिस्तान का झंडा जो है वो स्टेडियम में लहराया जाएगा, क्योंकि प्रोटोकॉल के तौर पर दोनों देशों के झंडे जो हैं लगाए जाते हैं। एक ऐसा देश जिसने हमारे को जख्म दिए हैं, हम उसके झंडे जो हैं अपने स्टेडियम में लगाएं, क्यों लगाएं? उनके लोग यहां आए, क्यों आए? इसके खिलाफ मैंने बोला था कि अगर मैच बंद नहीं हुआ तो मैं धरना दूंगा। उसके खिलाफ मैंने तिरंगा यात्रा भी निकाली। उसके बाद वो काफी मोमेंटम पकड़ गया और पाकिस्तान का जो मैच था वो धर्मशाला में नहीं हुआ था, मैच कैंसिल हो गया था। मैच कैंसिल हो गया था। अच्छा, कंटेंट आपका होता है, बड़ा एग्रेसिव कंटेंट होता है सोशल मीडिया पे और लोग भी बड़े जुड़ते हैं। कुछ समय पहले आपने एक विवाद हुआ था जिसमें आपने गालियां निकाली थी, 5 गालियां थी वो आप किस पर गुस्सा हो रहे थे और वजह क्या थी उसकी? बेसिकली हुआ ये कि विधानसभा में रिक्रूटमेंट हुई। विधानसभा में जो रिक्रूटमेंट हुई उसमें जो 34 पोस्ट थी उसमें से लगभग 20 के करीब स्पीकर साहब के बंदे लग गए, कुछ में डिप्टी स्पीकर के बंदे लग गए और कुछ में माननीय मुख्यमंत्री के अपने नदौन क्षेत्र के बंदे लग गए। और जिन लोगों ने ईमानदारी से टेस्ट दिया वो सारे बंदे बाहर हो गए। मैंने उन धांधलियों के खिलाफ आवाज उठाई। मैंने कहा
कि ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ 3 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन्हीं के लोगों को नौकरी मिल रही है, बाकी क्या लोग अनपढ़ हैं? पूरे प्रदेश के लोग अनपढ़ हैं क्या? यहां वो तक तो ठीक था, लेकिन वो गालियां निकालने का आपको लगता नहीं, क्योंकि युवा आपको बहुत फॉलो भी करते हैं, तो सही था। मैंने गाली तो नहीं निकाली थी, मैंने बोला था कुछ मैं परफॉर्म उनको तो किया गाली, था। मैंने उनको बोला था मैं गाली दूंगा, लेकिन मैंने गाली नहीं दी आपने थी। साइलेंटली कुछ बोला। साइलेंटली बोला मैंने, और उनको एक तरह से मैंने चेताया कि भाई इस तरह की धांधली जो है वो करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश के युवाओं के साथ मत खेलो, प्रदेश के युवाओं के दिलों के साथ मत खेलो। प्रदेश के युवाओं ने मेहनत कर रखी है, और प्रदेश के युवाओं की जब मेहनत इस तरह से आप मिट्टी में मिला देते हैं और अपने चेले चांटों को आप जॉब पे रख लेते हैं, तो जो यूथ जो है, जो गरीब घर से है, वो बेचारा मन महसूस कर रहा जाता असर है। हुआ उसका कुछ, जो आप यहाँ कंटेंट बनाया उसका कुछ असर भी हुआ कि आपको लगता है कि वही स्थिति है बनी हुई अभी तक, कि कुछ हो नहीं रहा? आप बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन आप ये भी कहते हैं कि आप खुलकर सामने नहीं आ रहा कोई भी, जिस तरह से आना चाहिए ग्राउंड जीरो पर प्रैक्टिकली। आपको लगता है असर होता है उन बातों का जो आप कंटेंट बनाते हैं? बिल्कुल होता है, क्योंकि अगली बार लोग डरते हैं। अगर आप चुप रहेंगे, सरेंडर कर देंगे, तो दूसरा तो आपके सिर पे बैठ जाएगा। यूथ को मैंने यही कहा कि जब तक तुम बाहर नहीं निकलोगे, 14 लाख बेरोजगार हैं पूरे हिमाचल में, और आने वाले कई 1-2 साल में, 3 साल में ये संख्या जो है बढ़ सकती है। तो मैंने उनको कहा कि 2 लाख एम्प्लॉयज हैं। एम्प्लॉयज जो हैं जब इकट्ठे हो जाते हैं तो सरकार उनसे डरती है, सरकार उनके मन माफिक जो है वो पॉलिसीज बनाती है। तो यूथ को मैंने कहा कि यार तुम लोग क्यों चुपचाप बैठे हो? तुम्हारी संख्या तो उनसे 10 गुना ज्यादा है, 10 क्या 12 गुना ज्यादा है। तो तुम लोग अगर नहीं उठोगे, तुम्हारे वोट की वजह से सरकारें पलटती हैं। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें तो जॉब चाहिए, तुम्हें तो किसी ने पॉलिटिशियन तो बनना नहीं है। तो तुम्हारी जॉब जो है वो ही खाली, और एक अद्धी जो निकाली उसमें तुम्हें ट्रेनी लगा रहे हैं। तो फिर तुम अगर बोलोगे नहीं तो फिर कौन बोलेगा? विधानसभा में जो भर्तियां हुई उसमें अपने अपने लोगों को रख लिया, वन मित्र भर्ती हुई, अपने अपने बंदों को रख लिया। इस तरह की जो पुलिस में जो भर्तियां हो रही हैं उसमें भी अपने अपने रखने थे, क्योंकि जो एग्जामिनेशन सेंटर थे वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे, जो एक गाइडलाइंस है कि सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, वो काम ही नहीं कर रहे थे, और लोग खुलेआम नकल मार रहे थे। कांगड़ा में तो पेपर बिका, 4-4 लाख रुपए का पेपर बिका। लेकिन आप इतने आरोप लगाते हैं तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब जिस तरह से नॉर्मली अगर देखा जाता है तो इस तरह की स्टेटमेंट्स देने पर एफआईआर भी हो जाती है, लेकिन विनय शर्मा पर एफआईआर नहीं हुई कोई भी इस मामले को लेकर के, जिसमें विधानसभा का आप जिक्र भी कर रहे हैं। उसमें कहा भी गया था कि एफआईआर की जाएगी कई लोगों पर। तो हल्के में लेते हैं आपको, कि सरकार ज्यादा सीरियसली नहीं ले रही क्या? सरकार में दम भी तो चाहिए। सरकार को पता है अगर इस पे एफआईआर हुई तो यूथ जो है वो भड़क सकता है। जो स्पीकर साहब हैं, उन्होंने जब मैंने विधानसभा का मामला उठाया तो उन्होंने कहा कि अगर किसी ने स्टेटमेंट दी तो उस पर एफआईआर होगी। मैंने बोला मेरे पे करके दिखाओ भाई। मैंने तो ओपन चैलेंज किया था और वीडियो बना के बोला था, लो मेरे पे एफआईआर करके दिखाओ, मेरे पे कोई एक्शन लेके दिखाओ। वहां से फिर पता लगा कि प्रिविलेज मोशन शायद मेरे अगेंस्ट लाने वाले हैं। मैंने बोला मैं तो ओपनली, अगर प्रिविलेज मोशन आता मेरे पास, कोई नोटिस इस तरह का आता, तो मैं उसको फेसबुक पर लाइव आकर उसको फाड़ता और ये कहता कि लो अब करना जो कर लो। मुझे पता क्या कर लेंगे। ये जो पॉलिटिशियन है ये बेसिकली सबसे डरपोक कौम है। अगर आप इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो चुप हो जाएंगे, ये आपको रास्ता दे देंगे, आपसे टकराएंगे नहीं, आपसे उलझेंगे नहीं। आप एक भी एग्जांपल बता दीजिए जिसमें कोई पॉलिटिशियन जो है किसी के साथ उलझा हो। नहीं उलझ सकते ये। विनय जी, आपके निशाने पर ब्यूरोक्रेट्स भी रहे हैं। आप जो हिमाचल में आईएएस, अगर मैं खास तौर पर बात करूं, तो क्या वजह रहती है उसकी कि ब्यूरोक्रेसी भी जो है आपके निशाने पर रहती है, उनको भी आप बख्शते नहीं हैं? जो गलत करता है मैं उसको नहीं बख्शता, लेकिन जो सही काम कर रहे हैं, जैसे एसपी शिमला संजीव गांधी जो है वो जबरदस्त काम कर रहे हैं। मैंने उनकी बड़ी पोस्टें उन पे डाली, उनकी तारीफ की। शिल्पी बेगटा हैं, एक एसडीएम थी, उनके ऊपर मैंने पोस्ट डाली। ओमकार शर्मा जी हैं, इनके ऊपर मैंने पोस्ट डाली, और मैंने कहा कि वाकई ये लोग काम कर रहे हैं।
तो मैंने किसी के साथ ये नहीं किया कि किसी को पिक किया और किसी को चूज किया, पिक एंड चूज मेथड नहीं अपनाया। जो सही कर रहा है उसके साथ उसकी तारीफ की। मैंने मुख्यमंत्री साहब की भी अभी आपके पॉडकास्ट में तारीफ की कि उन्होंने जो सुखाश्रय योजना है बड़ी जबरदस्त की, लेकिन बाकी सारे काम उन्होंने ब्लंडर किए। और जो गलत कर रहे हैं अधिकारी, उनके लिए क्या रहता है आपका कंटेंट? अगर किसी की बात पता लगती है तो मैं तो फिर एक्शन ले लेता हूं। तो आप लीगली क्यों नहीं आप कोर्ट में चैलेंज करते हैं? कोर्ट में ही चैलेंज करता हूं मैं। कई आपने कुछ एक्शन, अधिकारियों के नाम भी लिए थे, उनका तो कोई कोर्ट में आपने जिक्र किया था, लेकिन कोर्ट में आपने कुछ उसमें किया नहीं। देखिए, दो ही लोग थे। एक बाल्दी साहब थे जिन्होंने 35-40 लाख रुपए की जो थे सेब जो थे वो बांटे थे। उसकी सारी चीजें जो है वो मैंने मुहैया करवाई। मैंने एफआईआर करने के लिए विजिलेंस को भी लेटर लिखा और डीजीपी को भी लेटर लिखा। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? कुछ कार्रवाई? कुछ नहीं हुआ। चोर चोर मुसेरे भाई वाली बात है। कोई, अब हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? हम इन्वेस्टिगेशन थोड़ा ना कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ने करनी है, जो जांच एजेंसी है उन्होंने करनी है। हम नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है। आपने पुलिस भर्ती के लिए भी कहा था, पिछली सरकार में पुलिस भर्ती हुई थी, उस पर आपने जो है वो रुकवाने का काम किया था। हाँ जी। इस बार सरकार ने पहला फैसला लिया था, जो भर्तियां जो पहली बार हुई हैं इस सरकार के समय, वो भी पुलिस की भर्तियां हुई, उस पर भी कहीं ना कहीं अड़ंगा जो है वो आप उसमें आपने हाँ, इस समय मैटर जो है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो हाई कोर्ट देखेगा कि उसमें धांधली हुई या नहीं हुई। क्योंकि आने वाले दिनों में और क्या इश्यूज हैं जो विनय शर्मा के दिमाग में इस वक्त चल रहे हैं कि मुझे इस पर आवाज उठानी है? और क्या, जिस तरह से आपने कहा सरकार ने एक काम अच्छा किया, सुख आश्रय योजना जो है वो मुख्यमंत्री की योजना है, अच्छा काम किया, और भी कई योजनाएं आपको लगती है जो आने वाले समय में हो सकती है, या सरकार को आप कहना चाहेंगे कि ये काम ठीक है, ये काम गलत है, इन चीजों को आप शुरू कीजिए रोजगार के लिए, क्योंकि आप युवाओं के लिए आवाज उठाते हैं, और ये काम जो है इनको रोकना चाहिए, ऐसे आपके जहन में क्या काम? देखिए, सबसे पहली तो यूथ जो है उसको जॉब दो। आपने देखा कि आजकल इतनी जगह लाइब्रेरीज बन गई हैं और वो लाइब्रेरीज में बैठने के लिए जगह नहीं है। यूथ इतनी मेहनत कर रहा है, किस लिए कर रहा है? आप उनके लिए जॉब ही नहीं निकाल रहे। दूसरी बात है, मंडी में जो त्रासदी हुई, जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, सरकार को चाहिए कि उनकी हेल्प करे। सरकार के पास इतने फंड्स हैं, सरकार उनकी चाहे तो मदद कर सकती है। शुरुआत यहां से की जा सकती है कि उनको रहने के लिए शेल्टर दिया जाए। उनके लिए जो फैब्रिकेटेड जो होती हैं वो आजकल वो घर बनते हैं कुछ, वो लाके दिए जा सकते हैं उनको, या उनको कहीं भी शेल्टर दिया जा सकता है। कहीं भी जहां भी सरकार को लगे, सबसे पहला काम प्रायोरिटी पे ये होना चाहिए और सरकार को इस तरफ जाना चाहिए। लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। और सरकार के पाप धुल सकते हैं। युवाओं को नौकरियां दे दो। मैं नहीं कहता कि आप 1500 महिलाओं को दो। मैं ये कहता हूं कि अगर आप 2.5 साल बचे हैं, अगर आप 2.5 लाख नहीं, अगर 1 लाख नौकरियां भी अगर युवाओं को दे देते हैं तो आपने गंगा नहा लिया। और अगर आपने जो त्रासदी में जो लोग हैं उनको आप रहने के लिए, खाने पीने के लिए, या जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, या जिनके लोन्स जो हैं वो नहीं पे हो पा रहे हैं और नहीं हो पाएंगे, उनकी अगर हेल्प कर दें। अगर जो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स हैं उनको कहें कि आप इनके जो लोन है वो वेव कर दें, तो कई कुछ हो सकता है और सरकार वाहवाही लूट सकती है। लेकिन वही बात है कि विजन नहीं है। चलिए विनय शर्मा जी, आपने हमसे खास बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोहित भाई।